नमस्कार मित्रों, आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वह भारतीय शिक्षा के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो इनकी व्याख्या सहित चर्चा करेंगे हम। और ये प्रश्न हमारे जो हैं वो यूपीएचईएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की 5वीं यूनिट और असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन की 9वीं यूनिट के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही साथ पीजीटी एजुकेशन और यूजीसी नेट का जो हायर एजुकेशन सिस्टम वाला पार्ट है उसके लिए काफी उपयोगी प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का चरम लक्ष्य क्या था? ए विकल्प है धन कमाना, आध्यात्मिक उन्नति एवं मोक्ष, शारीरिक एवं मानसिक विकास, या स्त्री पुरुष सभी को समान शिक्षा। तो जो इसका सही उत्तर है वो आध्यात्मिक उन्नति एवं मोक्ष है। भारत के अधिकांश दार्शनिक या शिक्षण शास्त्री जो हुए हैं उन्होंने अल्टीमेट गोल यही माना है शिक्षा का, चाहे वो विवेकानंद जी हो, महात्मा गांधी हो या टैगोर हो, कोई भी हो, सबने अल्टीमेट गोल मोक्ष को ही माना है। तो बात कर लेते हैं वैदिक शिक्षा की। इसमें दो तरह की विद्याओं का प्रचलन था उस समय, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या में अलौकिक ज्ञान, कर्म तथा उपासना के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, और अपराविद्या में लौकिक ज्ञान, संगठित तथा नियोजित सामाजिक व्यवस्था का संचालन करना। यानी पराविद्या में जो था अल्टीमेट गोल इसका मोक्ष था, उसके लिए जो प्रक्रिया थी वो ज्ञान अर्जित करना। और अपराविद्या के अंतर्गत लौकिक ज्ञान यानी जो भौतिक संसार में रहते हुए आवश्यक आर्थिक नियोजन और सामाजिक व्यवस्था जो थी उसके लिए जो सिखाया जाता था वो अपराविद्या के अंतर्गत आता था। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को न्याय और तर्कशास्त्र में उच्च और विशिष्ट अध्ययनों के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है? ए विकल्प है मिथिला विश्वविद्यालय, बी है जगदल विश्वविद्यालय, सी है वल्लभी विश्वविद्यालय और डी है नादिया विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर है मिथिला विश्वविद्यालय, जिसके फाउंडर जो है जनक माने जाते हैं। और ये प्राचीन हिंदू संस्कृति का काफी समृद्ध विश्वविद्यालय माना जाता है। इसमें न्याय और तर्कशास्त्र विशेष रूप से इसकी शिक्षा दी जाती थी। न्याय के विषय में जैसा कि आप जानते होंगे इसके प्रवर्तक जो है महर्षि गौतम माने जाते हैं, जिन्हें अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता है। षड दर्शनों में ये न्याय जो है अपनी एक विशिष्ट पहचान रखने वाला दर्शन माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश की कौन सी विधि प्रभावी थी? तो इसका पहला है साक्षात्कार, बी है प्रवेश परीक्षा, सी है उत्तम शैक्षणिक रिकॉर्ड और डी है समूह पर चर्चा। तो इसका सही उत्तर है प्रवेश परीक्षा। ऐसा माना जाता है कि जो उस समय व्यवस्था थी नालंदा विश्वविद्यालय में, वहाँ के जो स्नातक थे वो काफी देश दुनिया में उनका नाम होता था और काफी कठिन प्रवेश परीक्षा का आयोजन होता था, जिसमें 10 में से मुश्किल से 2 या 3 लोगों को ही प्रवेश मिल पाता था। बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। ये इसके संस्थापक जो है शक्रादित्य, जिन्हें कुमारगुप्त प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, थे। और बिहार की राजधानी पटना में ये विश्वविद्यालय स्थित था और उस समय का सबसे ख्यातिलब्ध विश्वविद्यालय माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन शेष तीन से भिन्न है? ए है उपनयन संस्कार, बी है उपसंपदा संस्कार, सी है प्रव्रज्ञा संस्कार या डी बिस्मिल्लाह रस्म। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपसंपदा संस्कार। अब इनकी थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपनयन संस्कार, ये जो है वैदिक कालीन शिक्षा का भाग था। शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए जो एक संस्कार होता था उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसमें जो आयु थी, विभिन्न जो वर्ण व्यवस्था थी उस समय, उनके प्रवेश के लिए ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता था और वसंत ऋतु में, ये भी याद रखिएगा, क्षत्रियों के लिए 11 वर्ष की आयु में तथा ग्रीष्म ऋतु में, और वैश्यों के लिए जो व्यवस्था थी वो था 12 वर्ष की आयु तथा शरद ऋतु में। दूसरा आता है प्रव्रज्ञा संस्कार, ये बौद्धिक जो शिक्षा प्रणाली थी उसका प्रवेश की जो प्रक्रिया थी उसका सबसे पहला संस्कार होता था। तो इसमें 8 वर्ष की आयु में बालकों को प्रवेश दिया जाता था। शरण त्रयी, जिसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि, इसकी शपथ दिलाई जाती थी। इसमें जो छात्र थे उन्हें सामनेर कहा जाता था, ये भी याद रखने वाला बिंदु है। इसके बाद उपसंपदा संस्कार की बात अगर की जाए, ये भी बौद्ध शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। इसमें बौद्ध मठ में
12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने के बाद ये दिया जाता था। अभी बात बिस्मिल्लाह रस्म की करेंगे अगले प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित था? इसका ए विकल्प है बिहार, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश या डी तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर है वो गुजरात है। वल्लभी विश्वविद्यालय की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय जो है वो इसकी अवस्थिति गुजरात के कठियावाड़ जिले में स्थित था। और ये याद करने वाला बिंदु इसमें है हीनयान बौद्ध धर्म। याद रखिएगा, हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये प्रश्न यूजीसी नेट में आ चुका है। और इसके बाद इसका जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो अपनी सहिष्णुता तथा स्वतंत्रता के लिए विख्यात था। ये भी उस समय का काफी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, भारत के विद्यालयों में प्रचलित कक्षा नायकीय पद्धति यानी क्लास मॉनिटोरियल सिस्टम का प्रारंभ किस शिक्षा पद्धति की देन मानी जाती है? इसमें ए विकल्प है वैदिक शिक्षा, बी विकल्प है बौद्ध काल की शिक्षा, सी विकल्प है इस्लामिक शिक्षा या डी ब्रिटिश कालीन शिक्षा पद्धति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इस्लामिक शिक्षा पद्धति। बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस्लामिक शिक्षा पद्धति की। इस्लामिक शिक्षा पद्धति में जो शिक्षा देने के केंद्र के रूप में जाना जाता है मकतब प्राथमिक शिक्षा केंद्र के रूप में, और मदरसा जो है वो उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है। और इसमें प्रवेश के लिए बिस्मिल्लाह रस्म होती थी, जिसमें बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह एवं 4 दिन हो जाने पर यह रस्म हुआ करती थी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, हमारे युवा भारतीयों को उस विरासत को पहचानने दो जो उनकी अपनी है। ईश्वर करे कि युवा पीढ़ी भारत की वास्तविक आत्मा को पहचाने तथा अपने सभी कार्यों में उसका अनुसरण करे। उपर्युक्त कथन किसका है? तो इसमें ए विकल्प है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी है डॉक्टर डी एस कोठारी, सी है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये स्टेटमेंट डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ए विकल्प है लॉर्ड मैकाले, बी है चार्ल्स ग्रांट, सी है चार्ल्स वुड और डी है विलियम कैरी। तो इसका सही उत्तर जो है वो चार्ल्स ग्रांट है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने एक पंचसूत्री कार्यक्रम दिया था, जिसकी हम बात करते हैं। पंचसूत्री कार्यक्रम या योजना जिसे कह सकते हैं। इसमें जो 1792 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। जिसमें पहला है भारत में विद्यालयों की स्थापना, दूसरा है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, तीसरा है अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना, चौथा है पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रसार करना और पांचवा है ईसाई धर्म का प्रचार करना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंबद्ध की पहचान कीजिए। ए विकल्प है वॉरेन हेस्टिंग्स कलकत्ता मदरसा, बी है जोनाथन डंकन बनारस संस्कृत कॉलेज, सी है लॉर्ड वेलेजली फोर्ट विलियम कॉलेज और डी है चार्ल्स वुड पूना संस्कृत कॉलेज। इसमें जो सही विकल्प है वो है चार्ल्स वुड, यानी चार्ल्स वुड जो है पूना संस्कृत कॉलेज से संबंधित नहीं है। बात करते हैं हम पूना संस्कृत कॉलेज से संबंधित जो व्यक्ति था वो एल्फिस्टन थे। और इन्होंने उस समय के जो पेशवा थे उनके जो दक्षिणा कोष की सहायता से पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। बाकी के नाम दे रखे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स कलकत्ता मदरसा, जोनाथन डंकन बनारस संस्कृत कॉलेज, लॉर्ड वेलेजली फोर्ट विलियम कॉलेज, यानी इनके माध्यम से इन संस्थाओं की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न है, 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 में भारत के विद्वानों के उत्साहवर्धन तथा साहित्य के पुनरुत्थान व विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, परंतु रकम के प्रयोग की स्पष्टता न होने के कारण बाद में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का कारण बना। तो इसमें जो है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का हल अंततः ऑकलैंड की शिक्षा नीति द्वारा किया गया। इस नीति में प्राच्य साहित्य पर कितने रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की स्वीकृति मिली? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? ए विकल्प है 1 लाख, बी विकल्प है 31,000, सी विकल्प है 50,000 और बी विकल्प है 20,000। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी 31,000। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, लॉर्ड मेघालय के विवरण पत्र के संबंध में सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए। इसमें ए विकल्प है भारतीयों की शिक्षा मातृभाषा में नहीं हो सकती,
बी है अधोगामी निस्संदन सिद्धांत, सी है भारतीय अंग्रेजी पढ़ने के इच्छुक हैं न कि अरबी फारसी, और डी है उपर्युक्त सभी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। अधोगामी निस्संदन सिद्धांत पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो है फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें क्या था कि मैकाले की नीति ये थी कि जो उच्च वर्ग है समाज का उसे शिक्षा दे दी जाए, और वो छन्नीकरण पद्धति के माध्यम से यानी छन छन कर निचले वर्ग तक स्वतः पहुंच जाएगी। तो यही अधोगामी निस्संदन सिद्धांत था। और दूसरा ये था कि मैकाले जो था अंग्रेजी शिक्षा का प्रबल समर्थक था, और भारतीय जो साहित्य था, ज्ञान विज्ञान था, उसको वो बेकार का मानता था। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, सहायता अनुदान प्रणाली यानी ग्रांट इन एड की घोषणा किसके द्वारा की गई? इसमें पहला है लॉर्ड ऑकलैंड, बी विकल्प है वुड का घोषणा पत्र, सी है हंटर आयोग, और डी है एडम्स आख्या। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, वुड का घोषणा पत्र। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, ब्रिटिश कालीन किस दस्तावेज ने अनुशंसाएं की थी कि नंबर 1 है प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार अपने ऊपर ले, दूसरा है सहायता अनुदान प्रणाली केवल माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा तक सीमित रहे, तीसरा है आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकार स्थानीय कर लगाए। तो इसमें विकल्प दे रखे हैं। ए विकल्प है वुड का घोषणा पत्र 1854, दूसरा है स्टेनली का आज्ञा पत्र 1859, सी है हंटर कमीशन 1882, या डी टॉमसन योजना। तो इसका जो सही उत्तर है वो स्टेनली का आज्ञा पत्र, बी विकल्प इसका जो है सही उत्तर है, याद रखिएगा। और इसकी जो सन है वो भी याद रखिएगा 1859, और वुड का घोषणा पत्र 1854, और हंटर कमीशन जो है वो 1882 में आया था। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन 1882 की सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ए है देसी शिक्षा को प्रोत्साहन, बी है सहायता अनुदान प्रणाली का समर्थन, सी है प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को स्थानीय निकायों को सौंपा जाना चाहिए, और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके द्वारा पारित किया गया? तो इसका ए विकल्प है लॉर्ड कर्जन, बी विकल्प है लॉर्ड मैकाले, सी है लॉर्ड रिपन, और डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही उत्तर है वो लॉर्ड कर्जन है। इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी अधिनियम की। ये जो है 1904 जो विश्वविद्यालय अधिनियम था, इसके प्रमुख बिंदु कुछ ये हैं कि इस अधिनियम में सीनेट की संख्या निश्चित कर दी गई, कम से कम 50 सीनेट व अधिक से अधिक 100 सदस्य 5 वर्ष की अवधि इनके लिए निर्धारित कर दी गई, और विश्वविद्यालय सिंडिकेटों की कानूनी सहमति प्रदान की गई। इसके बाद उच्च शिक्षा के कॉलेजों के निरीक्षण का अधिकार सिंडिकेट को दिया गया, ये भी याद रखिएगा। और महत्वपूर्ण बिंदु है इसका, विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। इससे पहले क्या होता था कि जो महाविद्यालय थे वो दो दो विश्वविद्यालयों से संबद्धता ले लेते थे। तो इस अधिनियम के द्वारा ये शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई कि वो विश्वविद्यालय की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण कर दे, जिससे कि इस समस्या से निपटा जा सके। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक स्थान पर एक ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की थी, जिसे अब विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, याद रखिएगा। पहला विकल्प है सन 1900, दूसरा है सन 1921, तीसरा है सन 1902, और चौथा है डी 1905। तो इसका जो सही विकल्प है ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना का, ये बी विकल्प ठीक है, सन 1901। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क व अनिवार्य बनाने के लिए भारत में सबसे पहला सफल प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो ए विकल्प है लॉर्ड मैकाले, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है महाराज सयाजीराव गायकवाड़, और डी है लॉर्ड रिपन। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी है, महाराज सयाजीराव गायकवाड़। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी के बीएड के एग्जाम में, तो इसे याद रखिएगा। ये 1906 में उन्होंने अपने प्रांत में उनका जो राज्य था उसमें निर्धारित कर दिया, बड़ौदा के महाराज थे ये, उन्होंने अपने सर्किल में निर्धारित कर दिया गया था कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो सभी के लिए निःशुल्क व अनिवार्य की जाए। और इसके बाद फिर और भी प्रयास किए गए। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले का नाम प्रमुख है, जिन्होंने बिल प्रस्तुत किया था
और हालांकि वो उस समय की जो सरकार थी उसके द्वारा उस बिल को एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन ये बाद में काफी बड़े बदलाव का कारण बना था। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, नारी शिक्षा हेतु 15-16 वर्ष की आयु की लड़कियों हेतु पर्दा विद्यालय खोले जाने की सिफारिश किसने की? तो इसका ए विकल्प है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919। दूसरा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तीसरा है वुडका घोषणा पत्र और चौथा है ऑकलैंड की शिक्षा नीति। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की। ये जो है इसमें इसने कुछ सिफारिशें दी थी। इसमें कहा था कि उपाधि की अवधि इंटरमीडिएट के बाद 3 वर्ष हो और सीनेट के स्थान पर प्रतिनिधि सभा तथा सिंडिकेट के स्थान पर छोटी कार्यकारिणी का गठन हो। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसके बाद कहा था विश्वविद्यालयों में विभिन्न संकाय फैकल्टीज बनाई जाए और इसके बाद अंतर विश्वविद्यालय परिषद यानी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाया जाए। ये याद रखिएगा कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के लिए सबसे पहले सिफारिश किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा जा चुका है। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन को कम करने हेतु का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका जो सही विकल्प है इसकी बात अगर करें तो सबसे पहले ए विकल्प है भारत शासन अधिनियम 1935। बी है एबर्टपुट रिपोर्ट। सी है हटोंग समिति 1929 और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है वो सी है हटोंग समिति। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा योजना को वर्धा शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत किया था। यह सम्मेलन कब हुआ? इसमें ए विकल्प है 1930, बी विकल्प है 1932, सी विकल्प है 1935 और डी विकल्प है 1937। तो इसका जो सही उत्तर है वर्धा शिक्षा योजना से संबंधित जो प्रस्तुत किया था वो 1937 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान समिति गठन करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान समिति यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, याद रखिएगा। पहला विकल्प है एबर्ट वुड रिपोर्ट, दूसरा विकल्प है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सी विकल्प है सार्जेंट योजना या डी राधाकृष्णन आयोग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सार्जेंट योजना। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग है। इसका ए विकल्प है राधाकृष्णन आयोग, बी विकल्प है कोठारी आयोग, सी है मुदालियर आयोग और डी है राष्ट्रीय शिक्षक आयोग। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए राधाकृष्णन आयोग, जिसका गठन 1948 में हुआ था। 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया? इसका ए विकल्प है भारतीय शिक्षा आयोग, बी है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सी है यशपाल समिति और डी है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो जिसका सही उत्तर है वो डी है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसका गठन 1948 में हुआ था और 1949 में इसने अपनी संस्तुति दी थी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ? 1950, 1952, 1953 या फिर 1954। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है, 1952 में इसका गठन हुआ था और 1953 में इसने अपनी संस्तुति सौंपी थी। 25वां प्रश्न है, कोठारी आयोग 1964-66 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ए विकल्प है शिक्षक आयोग, बी है शिक्षा आयोग, सी है संस्कृत आयोग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। तो आज की प्रश्नोत्तरी समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।